हेलो एवरीवन। सो लास्ट में हमने बात ये करी थी कि ये जो तीन ग्राफ थे उसमें हमको ये डिसाइड करना था कि कौन सा ग्राफ C3 प्लांट का और कौन सा ग्राफ C4 प्लांट का है। तो आप पहले वाले ग्राफ के अंदर देखो, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ए प्लांट ऐसा है जिसकी क्वांटम यील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ए प्लांट में टेम्परेचर बढ़ने के साथ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए ये C4 प्लांट है। और जिसके टेम्परेचर बढ़ने से क्वांटम यील्ड कम हो जाए वो C3 है, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा ये देखिए कि इन दोनों प्लांट्स में मैक्सिमम CO2 फिक्सेशन कौन से टेम्परेचर पे हो रही है। दोनों प्लांट्स के लिए हम ऐसे निकाल लेंगे, ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। तो जिस प्लांट की मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हाई टेम्परेचर पे होती है वही प्लांट C4 प्लांट होता है। तो ये प्लांट C4 है और ये प्लांट C3 है। अब तीसरे ग्राफ की बात करते हैं। ऐसा ग्राफ जो कम CO2 के ऊपर स्टार्ट हो जाए उस ग्राफ को कहेंगे C4 प्लांट। जो थोड़ी ज्यादा CO2 के ऊपर स्टार्ट हो उसे कहेंगे C3 प्लांट। C4 प्लांट में CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखा था कि इनके अंदर मैक्सिमम तब होता है जब इंट्रासेलुलर CO2 पार्शियल प्रेशर लो होता है। तो C4 प्लांट्स का ये वाला पार्ट स्टेशनरी हो जाता है CO2 बढ़ाने पर, जबकि C3 प्लांट्स ज्यादा रेस्पॉन्स देते हैं, इसलिए इनका ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। सो ये हो गया हमारे पास में पिछले वाले ग्राफ के लिए। अब आगे हम आज डिस्कस करते हैं कैम साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैम साइकिल का नाम कैम साइकिल क्यों है, पहले तो वो चर्चा कर लेते हैं। तो कैम साइकिल का फुल फॉर्म होता है क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब क्या है? अभी अपन इस साइकिल के अंदर ये पढ़ेंगे कि यहां बहुत सारे टाइप के एसिड्स बनते हैं, जिसमें ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, मैलिक एसिड है। फिर मैलिक एसिड जो है उसका डीकार्बोक्सिलेशन कराया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के एसिड्स यहां पर मेटाबोलाइज होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं एसिड मेटाबॉलिज्म। इसका नाम क्रेजुलेशियन क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये जिस प्लांट के अंदर ऑब्जर्व हुआ था, जिसका नाम है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम कैलिसिनम, ये प्लांट क्रेजुलेसी फैमिली का है। तो क्रेजुलेसी फैमिली का होने के कारण इस साइकिल का नाम, इस पाथवे का नाम ऐसा पड़ गया, क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें बहुत सारे टाइप के एसिड्स बनते हैं। नाउ कैम साइकिल का एक और नाम है, इसे कहते हैं डार्क CO2 फिक्सेशन। इसका नाम डार्क CO2 फिक्सेशन क्यों है? क्योंकि ये डार्क में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की एक मैकेनिज्म है। अभी समझ में आ जाएगा ये। इस साइकिल का एक और नाम है, इसे कहते हैं टेम्पोरल डबल CO2 फिक्सेशन। टेम्पोरल डबल CO2 फिक्सेशन, टेम्पोरल का मतलब होता है टू डिफरेंट टाइम। इसका मतलब होता है टू डिफरेंट टाइम, यानी दो टाइप की CO2 दो अलग अलग टाइम पर फिक्स होती है। एक रात में फिक्स होती है, एक दिन में फिक्स होती है। अभी सारी बातें करेंगे। टेम्पोरल डबल CO2 फिक्सेशन मतलब CO2 फिक्सेशन एट टू डिफरेंट टाइम्स। C4 प्लांट को स्पेशियल डबल CO2 फिक्सेशन प्लांट कहते हैं, क्योंकि वहां दो अलग अलग स्पेस में CO2 फिक्स होती है, यहां दो अलग अलग टाइम में CO2 फिक्स होती है। ये तो बात हुई इस कैम साइकिल के नामों के बारे में, डिफरेंट नेम्स हमने डिस्कस किए, इनके ऐसे क्यों है। थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं कैम साइकिल के बारे में। जैसे कि जो कैम साइकिल है इसका इवोल्यूशन कब हुआ होगा,
हम वापस एक बार बात करते हैं कि जब C3 प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ तो टेम्परेचर ऑप्टिमम था, टेम्परेचर ऑप्टिमम। टेम्परेचर ऑप्टिमम के साथ साथ CO2 अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छी खासी थी। बट जब एनवायरमेंटल कंडीशन हार्श हुई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया, CO2 की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई और वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा कम हो गई। इसका मतलब जब ये डेजर्ट लाइक कंडीशन बनी, डेजर्ट लाइक कंडीशंस, तो प्लांट्स ने डेजर्ट लाइक कंडीशंस के अंदर कुछ अडेप्टेशंस अपने अंदर इवॉल्व किए समय के साथ, और उन्हीं अडेप्टेशन में से एक ये है कैम साइकिल अपनी। सो कैम साइकिल का एवोल्यूशन हुआ अंडर सच कंडीशंस, डेजर्ट लाइक कंडीशंस में। यहां पर भी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लांट की सेल में CO2 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो प्लांट्स ने कई सारे अडेप्टेशंस किए। कैम साइकिल को भी CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। तो चलिए एक आधी चीजें लिख लेते हैं, लिखिए। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, ये भी कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म का एक टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज सस्पेक्टेड बाय डी सोसर। डी सोसर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको सस्पेक्ट किया था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है कि प्लांट्स रात को स्टोमेटा खोल सकते हैं और वो रात को CO2 फिक्स कर सकते हैं, इन्होंने सस्पेक्ट किया। इट वॉज सस्पेक्टेड बाय डी सोसर। एंड कंफर्म्ड बाय ऑबर्ट। ऑबर्ट नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि हां ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, द टर्म कैम वॉज गिवन बाय रेनसन। रेनसन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कैम टर्म दिया था। अब ये कैम साइकिल किन किन के अंदर चलती है? This pathway is present in पाइनएप्पल, एक प्लांट होता है अगेव नाम का, ये सकुलेंट प्लांट है, कैक्टस, ऑर्चिड्स एंड यूफोरबिया। ये तो सेलेक्टेड टाइप के लिखवा रहा हूं मैं आपको, और भी बहुत सारे होते हैं। यूफोरबिया प्लांट की एक खास बात होती है, इसके अंदर C3, C4 एंड कैम तीनों टाइप के पाथवे चलते हैं। देखो C3 पाथवे तो सभी में चलता है, तो इस प्लांट के अंदर C3, C4 एंड कैम तीनों टाइप के पाथवे चलते हैं यूफोरबिया के अंदर। अब ये जो कैम साइकिल वाला पाथवे है, ये एक टाइप का कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म है। ये प्लांट्स ऐसी कंडीशन में रहते हैं डेजर्ट में, जैसे आप सब लोगों ने नागफनी देखी होगी, ओपन शी आप सब लोगों ने देखा होगा। ये प्लांट्स रहते हैं डेजर्ट लाइक कंडीशन के अंदर, तो उन कंडीशंस में इनको वाटर स्ट्रेस रहता है, वाटर इनके लिए कम होता है, तो वाटर बचाना है इनको अपना कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करना है, इनको हाई टेम्परेचर से बचना है। ऐसे में ये कई सारी एडेप्टेशंस हैं वो इवॉल्व करते हैं। तो हम कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो आप लिखो, दीज प्लांट्स ग्रो इन hot and dry environment
hence facing water problem. Next point. Next point. To conserve water, they have adopted many desert-like adaptations. For example, presence of water storage tissues. इनके अंदर वाटर स्टोरेज टिश्यू होता है, इसलिए सकुलेंट हो जाते हैं. सकुलेंट्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर स्टोरेज टिश्यू, सकुलेंट. नेक्स्ट, रूट्स बिकम डीप एंड लॉन्ग रूट हो जाती है इनकी. नेक्स्ट, इनकी जो लीव्स होती है वो स्मॉल हो जाती है, या फिर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. ये कांटों के रूप में बन जाती है, मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. नेक्स्ट, इनकी क्यूटिकल थिक हो जाती है, थिक क्यूटिकल, टू प्रिवेंट वाटर लॉस. थिक क्यूटिकल. मोस्टली देखना प्लांट्स में एपिडर्मिस सिंगल सेल थिक होती है, इनके अंदर मल्टीपल सेल थिक हो सकती है. लिखो मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस, ऐसे लिख लीजिए. फिर उसके बाद में जब इनकी लीव्स मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन्स में, तो स्टेम ग्रीन हो जाता है. स्टेम बिकम्स ग्रीन टू डू फोटोसिंथेसिस. स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन हो जाता है. ऐसे स्टेम को कहते हैं फाइलोक्लेड. रीड करो फिलोक्लेड. ये हो गया स्टेम के बारे में. देन एक और चीज, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात को खुलना चालू हो जाते हैं. स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट. सच स्टोमेटा इज नोन एज स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा. ऐसे स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहेंगे जो रात को खुलेंगे. नेक्स्ट, इनके जो स्टोमेटा होते हैं उनको संकन स्टोमेटा कहते हैं. संकन स्टोमेटा का मतलब होता है धंसे हुए स्टोमेटा. जैसे मैं आपको डायग्राम से बताता हूं तो समझ में आएगा. नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये एक एपिडर्मिस की लेयर है और यहां पर एक स्टोमेटा बन गया, ये ऐसे स्टोमेटा बन गया. इस स्टोमेटा को कहते हैं नॉर्मल स्टोमेटा. ये स्टोमेटा एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर है, पर इनके अंदर एक मॉडिफिकेशन ऐसा हो जाता है कि एपिडर्मिस कुछ जगहों पर अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है. ऐसे ये एपिडर्मिस है और इसके इनफोल्ड होने से यहां पर स्टोमेटा बना, और ये स्टोमेटा आप देखो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में थोड़ा कम है. यहां पर एयर, और ये स्टोमेटा कहां है? ये स्टोमेटा यहां इस पार्ट पे है. इसको बोलते हैं संकन स्टोमेटा. ऐसे स्टोमेटा को बोलेंगे संकन स्टोमेटा. क्लियर? ये पाए जाते हैं इनके अंदर. अब क्योंकि हमने लिखा कि स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होते हैं, रात को खुलते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज कब होगा? रात को होगा. रात को इनकी गैसेज है वो एक्सचेंज होगी. चलो, ये बातें हो गई हमारे पास में. अब अपन बात करते हैं इस पाथवे की. इस पाथवे को समझने के लिए आपको एक ही सेल में दो कंडीशन समझनी है. ये एक ही सेल है, पर इस एक ही सेल के अंदर दो कंडीशन समझनी है, एक रात में एक दिन में. अपन पहले बात करेंगे रात में. ये एक सेल है और ये मीजोफिल सेल है. ठीक है, ये मीजोफिल सेल.
और यही सेल है, ये दिन में है, मतलब दोनों सेल सेम सेल है, एक ही सेल है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट कंडीशंस की। नाइट कंडीशंस या नाइट सीधा लिख लेते हैं। अब नाइट के अंदर आपको एक चीज देखने को ये मिलेगी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन, ठीक है, स्टोमेटा ओपन हो गए। स्टोमेटा ओपन हो गए तो इसका मतलब CO2 अपटेक होगा, और CO2 अपटेक होगा, स्टोमेटा ओपन है तो वाटर लॉस होगा। तो ये तीनों काम रात को होते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो मान लीजिए कि हमने ये बना लिए स्टोमेटा, ये कोई स्टोमेटा है और ये ओपन टाइप का स्टोमेटा है। अब इस ओपन स्टोमेटा से एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आती है। ये मीजोफिल सेल है, स्टेम की हो सकती है, लीफ की हो सकती है, मीजोफिल सेल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई। अच्छा एक चीज और, ये जो प्लांट्स हैं बेचारे ऐसी कंडीशन के अंदर ग्रो कर रहे हैं जहां इनके पास में CO2 बहुत ज्यादा नहीं है। तो इन प्लांट की एक टेंडेंसी होती है कि ये प्लांट अपने बॉडी के अंदर की CO2 को भी बाहर नहीं जाने देते। बिना मतलब में CO2 बाहर जाएगी, CO2 बाहर जाएगी, उसको वापस अंदर लाना पड़ेगा। तो इनमें होता क्या है कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रैब साइकिल चलेगी, उस क्रैब साइकिल में याद रखना 2 स्टेप्स पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर नहीं जाने देते, यूज करते हैं। ये तो हो गई एटमॉस्फेरिक CO2 और ये हो गई मेटाबॉलिक CO2, रेस्पिरेटरी CO2। अब वही करना है जो C4 प्लांट्स के साथ किया। यहां वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये कंपाउंड बनेगा HCO3 नेगेटिव। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसको बदला गया HCO3 नेगेटिव के अंदर। नेक्स्ट, इस सेल के पास में साइटोसोल के अंदर पेप है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। Phosphoenol pyruvate would be converted into oxaloacetic acid with the help of an enzyme pepcase within the cytosol. ये CO2 यहां ऐड हो जाएगी, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन गया। ये स्टेप चलता है रात में। अब ये जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना है, इस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा मैलेट के अंदर। मैलेट, यहां मैलेट में कन्वर्ट करने के लिए इसका कराना पड़ेगा रिडक्शन, तो एक NADH काम आएगा और NADH अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को, खुद तो बन जाएगा NAD। और यहां जो एंजाइम काम आता है वो आता है NAD, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। देखना ये रिएक्शन ऑलमोस्ट वैसी सी है जो C4 प्लांट में भी चल रही थी, पर C4 प्लांट के अंदर मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाकर के मैलेट है उसका, सॉरी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है उसका मैलेट बन रहा था। ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में चल रही थी, तो वहां एंजाइम अलग था, वहां NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज था। यहां NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है क्योंकि ये रिएक्शन कहां चल रही है, साइटोसोल के अंदर चल रही है। खैर चल गई ये रिएक्शन। अब दिक्कत यह है कि मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। C4 प्लांट्स के पास में तो बंडल सीथ सेल थी, उन्होंने मैलेट को बना के बंडल सीथ सेल में भेज दिया। इनके पास तो बंडल सीथ सेल नहीं है। C4 प्लांट्स में C4 पाथवे दिन में चल रहा था, तो मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम दिन में एक्टिवेट था। ये तो रात को चल रहा है, मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम एक्टिवेट नहीं है। एक और हमने पढ़ा था वहां पे, याद हो तो, कि C4 प्लांट्स में जो मैलेट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में भी पेप्केज को इनएक्टिवेट करता है। रेगुलेशन ऑफ पेप्केज देखना पिछले वीडियो में। यानी यदि ये मैलेट यहीं रहा तो ये मैलेट तो अपने ही एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और अगर ऐसा हो गया
तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए एक उपाय किया गया। नेचर ने क्या किया, नेचर ने रात को जितना भी मैलेट बना उस सारे मैलेट को वैक्यूल के अंदर स्टोर किया। यह है वैक्यूल। वैक्यूल मैलेट को एटीपी डिपेंडेंट मैनर में अंदर भेजा गया। मैलेट यही वैक्यूल के ऊपर पायरोफॉस्फेटेज पंप है। वो पायरोफॉस्फेटेज की एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को अंदर भेजती है। यहीं पर वी टाइप एटीपीएज है, वो भी एटीपी को कंज्यूम करके प्रोटॉन को अंदर भेजते हैं। तो पायरोफॉस्फेटेज पंप और वी टाइप एटीपीएज यहां पर प्रोटॉन को भेजते हैं अंदर। जब प्रोटॉन मैलेट के ऊपर जुड़ता है तो मैलेट बन जाता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड को यहां पे स्टोर किया जाता है। रात भर यही प्रोसेस चलती रहती है। मैलेट को साइटोसोल से हटाना अति आवश्यक है, क्योंकि मैलेट यदि वहीं पे रहा तो ये पेप्केज को इनहिबिट करेगा, इसलिए मैलेट को डाल दिया वैक्यूल में। अब क्या करें, अब रात भर तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, पर जब दिन आता है, डे टाइम, सेम सेल है, मैं फिर कह रहा हूं 2 सेल नहीं है, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। CO2 अपटेक नहीं होता, नो CO2 अपटेक, और CO2 अपटेक ना होने के साथ साथ नो वाटर लॉस, स्टोमेटा बंद है। तो चलो कोई नहीं, पर अब क्या किया जाए। अब करना यह है कि ये जो वैक्यूल थी, सेम वैक्यूल है, यही वाली वैक्यूल है सेम। इस वैक्यूल के अंदर रात को तो मैलिक एसिड इकट्ठा हो रहा था, पहले तो उसको मैलेट में कन्वर्ट करते हैं, यहीं के यहीं वो मैलेट में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटॉन हटाने, प्रोटॉन हटा, मैलेट बना। अब इस मैलेट को बाहर निकाला जाता है। मैलेट बाहर आ गया। ये मैलेट जब बाहर आ जाता है तो इसको भेजा जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर फॉर फर्दर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्लोरोप्लास्ट है। मैलेट को भेज दिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, आ गया मैलेट। यहां मैलेट के ऊपर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराना है, एक कार्बन निकलेगी, बन जाएगा पाइरुवेट। और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो C3 साइकिल में भेज देंगे, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट ही है, यहां रूबिस्को बैठा हुआ है, सो ये C3 साइकिल में चली जाएगी। बट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है ना, तो यहां पर एक एंजाइम काम आता है NADPME। ये वही एंजाइम है जो C4 प्लांट्स के फर्स्ट सब टाइप के अंदर बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में चल रहा था। लास्ट वीडियो देखें आप। इस एंजाइम की खास बात यह है कि यह एंजाइम एक NAD+ को NADH में कन्वर्ट करेगा। ये इतना काम हो गया हमारे पास में। देन C3 साइकिल जब चलेगी तो C3 साइकिल में जो ट्रायोज फोस्फेट बनेंगे उनसे स्टार्च बनाया जाएगा, मैं बता दूंगा अभी आपको। और दिन भर जितना भी पाइरुवेट बनेगा, उस पाइरुवेट के ऊपर ग्लाइकोलाइसिस के उल्टे स्टेप चलाए जाएंगे। पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, देन उसके बाद में 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद में 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और 3 फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड DHAP जब बन जाते हैं, उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, उसके बाद ग्लूकोज 6 फोस्फेट, फिर ग्लूकोज 1 फोस्फेट, फिर स्टार्च बना ली जाती है। तो स्टार्च बन जाएगी, दिन भर स्टार्च बनती रहेगी। हाँ, कुछ ऐसा भी पार्ट होगा जिसको सुक्रोज बना के बॉडी के अदर पार्ट्स में भेजा जाएगा, बट मोस्ट ऑफली स्टार्च बना के स्टोर करेंगे। अब रात हो गई वापस से। जब वापस से रात हो जाती है तो जो स्टार्च बना था
उसके ऊपर वापस से रिएक्शंस चलती हैं और स्टार्च बनने के बाद में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से वापस सेम रिएक्शन चला के ग्लाइकोलाइसिस की पेप बना लिया जाता है। ये हो गई अपनी केम साइकिल कंप्लीट। दिन में और रात में क्या क्या होता है उसकी चर्चा अभी अपन वापस से करेंगे कुछ समझने के लिए, बट ये है हमारे पास में केम साइकिल। रात में जब स्टोमेटा खुले हुए हैं तो ओपन स्टोमेटा के अंदर से CO2 आ गई, तो एटमॉस्फेरिक CO2 रात को आ जाती है, वो आकर के यहां फिक्स हो जाती है। रात को मैलिक एसिड मैलेट बन जाता है, मैलेट को भेज दिया जाता है वैक्यूल के अंदर, मैलेट वापस दिन में बाहर निकलता है, उसको क्लोरोप्लास्ट में भेज देते हैं। क्लोरोप्लास्ट से, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसको C3 साइकिल में भेज दिया जाता है, और 4 कार्बन के प्रोडक्ट से 3 कार्बन का पाइरुवेट बनता है। अब एक चीज और बताता हूं, यहां पर एनर्जी कैलकुलेशन नहीं किया जाता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर एनर्जी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो मैलेट बना है उस मैलेट को जब वैक्यूल में भेजते हैं तो बहुत सारे एटीपी और पायरोफॉस्फेट भी यूज होते हैं। अब देखो एटीपी और पायरोफॉस्फेट वैसे ही वैक्यूल के अंदर जा रहे थे, मतलब यूज हो रहे थे वहां पे पंप्स के थ्रू, तो ये कैलकुलेशन में पार्ट में गड़बड़ करता है, इसलिए यहां पे कैलकुलेशन ना तो पूछी जाती है ना कुछ और। चलो ये आपके सामने डायग्राम है। अब अपन कुछ कुछ बातें हैं वो लिख लेते हैं केम प्लांट्स के बारे में, तो आपको समझ में आएगा। जैसे जिन ग्रीन सेल के अंदर ये पाथवे चलाना है उस सेल की वैक्यूल बड़ी साइज की होनी चाहिए, क्योंकि वैक्यूल बड़ी होगी तो उसमें ऑर्गेनिक एसिड को डाल दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, तो बड़ी वैक्यूल होनी चाहिए। पहला पॉइंट लिखो, ग्रीन सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स बिकॉज they have to concentrate high level of organic acids, next, during night cytosolic peptase fix atmospheric CO2 into oxaloacetic acid, एटमॉस्फेरिक CO2 को oxaloacetic acid में फिक्स कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, this oxaloacetic acid is converted into malate by malate dehydrogenase. Next point, malate is transported into the vacuoles in ATP dependent manner. ATP का खर्चा होता है तो ATP dependent manner. Malate is transported into vacuole in ATP dependent manner. Next point, V type ATPase and pyrophosphatase pump, V-type ATPase and pyrophosphatase pump also transport protons across the tonoplast. Next point, malate is converted into malic acid. Along with malic acid, citric acid and isocitric acid are also stored. Along with malic acid, citric acid and isocitric acid are also stored within the vacuole. They all together
they all together makes the solute potential more negative. They all together make the solute potential more negative, thus establish a water potential gradient. ये बात अपन वाटर रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे, तब देख लेंगे, एक बार लिख करके छोड़ दो आप। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ब्रैकेट में लिखना मैलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड ड्यूरिंग नाइट इज नोन एज डार्क एसिडिफिकेशन। रात के समय एसिड का बनना डार्क एसिडिफिकेशन कहलाता है। डार्क एसिडिफिकेशन मतलब एसिड का बनना। तो ये तो हो गई बात रात की। अब नेक्स्ट लिखिए, ड्यूरिंग डे टाइम the malate is transported out of vacuole. The malate is transported out of vacuole and sent to chloroplast for oxidative decarboxylation. Next point, decarboxylation can also occur in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है भाई डिकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, द रिलीज्ड CO2 इज अवेलेबल फॉर रुबिस्को। जो CO2 रिलीज होगी वो रुबिस्को के लिए अवेलेबल हो जाएगी। द रिलीज्ड CO2 इज अवेलेबल फॉर रुबिस्को। नेक्स्ट पॉइंट, द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। पायरुवेट है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और डे टाइम में वो स्टोर हो जाता है। अब जैसे रात को एसिड बना था, दिन में एसिड टूट जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं लाइट डीएसिडिफिकेशन। लिखो इसको, ब्रेकडाउन ऑफ मैलेट ड्यूरिंग डे टाइम, breakdown of malate during daytime is known as light deacidification. तो ब्रेकडाउन को लाइट डीएसिडिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक CO2 is fixed during night. While the metabolic CO2 is fixed during day. तो ये हुआ अपने पास में केम साइकिल कंप्लीट। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं केम साइकिल के रेगुलेशन के बारे में। रेगुलेशन ऑफ केम साइकिल, देखिए ये जो केम साइकिल का रेगुलेशन है, इसको अपन एक बार के लिए कंपेयर करते हैं C4 प्लांट्स के साथ में, तो कुछ चीजें समझ में आएंगी अपने को। एक तरफ मैं C4 प्लांट्स लेता हूं और एक तरफ अपन बात करते हैं केम प्लांट्स की। दो टाइप के प्लांट हो गए, C4 प्लांट एंड केम प्लांट। C4 प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग डे टाइम लाइट सिग्नलिंग चलती है, लाइट सिग्नलिंग। और केम प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग नाइट के अंदर एंडोजीनस रिदम, एंडोजीनस सर्काडियन रिदम ये रेस्पॉन्सिबल होती है। अब किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, क्या बताना चाहता हूं मैं आपको। लाइट सिग्नलिंग में
ड्यूरिंग डे टाइम एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है पेप्केज काइनेज, वो फोस्फोलाइपेज सी एंड डी वाली सिग्नलिंग। और कैम प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग नाइट, इसको याद रखो, नाइट एंड डे, ड्यूरिंग नाइट सर्काडियन रिदम की वजह से एक्टिवेट होता है पेप्केज काइनेज, पेप्केज काइनेज। ठीक है, अब बाकी आगे इवेंट सेम है कि पेप्केज काइनेज जब एक्टिवेट होगा तो वो पेप्केज का फॉस्फोराइलेशन करेगा, एटीपी टूटेगी और फॉस्फोराइलेशन होगा तो पेप्केज के ऊपर फॉस्फेट जुड़ जाएगी। और सेम टू सेम प्रोसेस यहां पर भी होगी, यहां पर भी पेप्केज को एक्टिवेट किया जाएगा एटीपी डिपेंडेंट मैनर में। काइनेज एंजाइम है तो ये तो अपना काम करेगा, एटीपी लेगा और ये एडीपी और ये पेप्केज पे फॉस्फेट जुड़ जाएगी। ये वाला जो पेप्केज है वो है इनएक्टिव और ये है एक्टिव, ये है इनएक्टिव और ये है एक्टिव। अब दोनों को यदि इनएक्टिवेट बनाना हो तो तरीका सेम है। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A, प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A, ये वाला प्रोटीन काम करेगा तो फॉस्फेट हट जाएगी। ये रहा प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A, ये प्रोटीन से काम हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारे पास में कैम प्लांट्स का रेगुलेशन। आपको मस्ट याद रखना है कि पेप्केज नाम का एंजाइम दोनों प्लांट्स के अंदर है, सेम पेप्केज, पेप्केज सेम सेम सेम, परंतु पेप्केज एंजाइम C4 प्लांट्स में डे टाइम में एक्टिवेट होता है लेकिन यहां कैम प्लांट्स में नाइट में। सोचो आप कितनी अच्छी एक नेचर की मैकेनिज्म है ये कि सेम एंजाइम को एक प्लांट में दिन में एक्टिवेट किया जाता है, सेम एंजाइम को एक प्लांट में रात में एक्टिवेट किया जाता है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है ये रेगुलेशन की। इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो है लाइट सिग्नलिंग एंड एंडोजिनस सर्काडियन रिदम। एंडोजिनस सर्काडियन रिदम का मतलब हो गया बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बस ये हो गया अपने पास में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखो बोथ प्लांट्स हैव पेप्केज फॉर देयर प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, बट इन C4 plant it is regulated by light signaling, while in CAM plants it is regulated by endogenous circadian rhythm। ये इतना सा ही लिख लो, बाकी जो यहां पे लिखा है वही आपका रेगुलेशन है, इजी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत बढ़िया एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। क्रेजुलेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर कैम साइकिल की डिस्कवरी हुई थी, उन प्लांट्स में कैम साइकिल पाई जाती है। एक प्लांट है जिसका नाम है क्लूजिया। इस प्लांट की खास बात है कि जैसे ये प्लांट की 2 लीव्स है मान लो, इस प्लांट की इस लीफ के अंदर C3 साइकिल चल सकती है और इसके अंदर कैम साइकिल चल सकती है एक ही समय पर। इतना अच्छा बात है ये कि कैम प्लांट जो है, क्लूजिया प्लांट है जिसमें एक ही समय पर एक तरफ C3 पाथवे चल रहा है, एक तरफ कैम पाथवे चल रहा है। लिखो इसको, लिखो मैनी स्पीसीज of Credulaceae family, many species of Credulaceae family are obligate CAM plants, but Clusia can show C3 and CAM cycle simultaneously
C3 and CAM cycle simultaneously at the same time in distinct leaves, अलग अलग लीव्स के अंदर। लेकिन ये हो गया अपना। अभी 3 प्लांट के नाम लिखवाऊंगा मैं। एक प्लांट का नाम है आइस प्लांट, इसका नाम है मिजेम्ब्री एंथेमम क्रिस्टालिनम। एक प्लांट है अगेव, एक प्लांट है क्लूजिया। ये प्लांट है वो फैकल्टेटिव कैम प्लांट है। फैकल्टेटिव कैम का मतलब कि जरूरत पड़ने पर ही कैम साइकिल चलाते हैं, वरना तो ये C3 प्लांट्स हैं। लिखो, द आइस प्लांट मिजेम्ब्रिएंथेमम क्रिस्टालिनम, agave and clusia are facultative chem plants, are facultative chem plants। देखो, जब इन प्लांट्स के चारों तरफ सैलिनिटी बढ़ जाती है, सैलिनिटी, जब इन प्लांट्स के चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब इन प्लांट्स के चारों तरफ लाइट कंडीशंस बढ़ जाती हैं, तो ये प्लांट्स अपनी C3 साइकिल छोड़कर कैम साइकिल चला लेते हैं। लिखिए इसको, सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड लाइट स्टिमुलेट कैम पाथवे इन दीज प्लांट्स, तो ये तो हो गया अपनी बात इसके बारे में। अभी अपन बात करते हैं स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस के बारे में। स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस। प्लांट्स कब स्टार्च बनाते हैं, कब सुक्रोज बनाते हैं, मैं ये कैम प्लांट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल प्लांट्स की बात कर रहा हूं। एक लाइन लिखो, the photosynthetic assimilates by most of the plants are converted into sucrose in cytosol and starch in chloroplast। यानी साइटोसोल में सुक्रोज बनती है, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च बनता है। कैसे बनता है? बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है। देखो, मैं समझाने के पर्पज से इस तरीके से बना लेता हूं एक बार। ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती, बस कुछ चीजें लिखनी है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। ये है क्लोरोप्लास्ट और ये बाहर है साइटोसोल। अब देखना क्या होता है। केल्विन साइकिल चलती है, केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड DHAP। मैंने बताया हुआ है, आप C3 वाला वीडियो देखें प्लीज। अब दो ऑप्शन है यहां से। पहला ऑप्शन, ये 3-PGAL एंड DHAP, इनको बोलते हैं ट्रायोज फोस्फेट। ट्रायोज फोस्फेट का मतलब ये होता है कि जो 3 कार्बन का सुगर है, उस 3 कार्बन के सुगर पे फोस्फेट जुड़ा हुआ है, तो ट्रायोज फोस्फेट, 3 कार्बन का सुगर और फोस्फेट। दो ऑप्शन। ये ट्रायोज फोस्फेट क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाते हैं। ये आ गए 3-PGAL एंड DHAP, या ये दोनों यहीं रहते हैं, दोनों यहीं हैं। ठीक, अगर ये बाहर आ जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, और अगर ये अंदर रहते हैं तो भी ये कन्वर्ट होते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। तो सेम हो गया ये तो। अभी अगर ये बाहर आते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। अगर ये अंदर रहते हैं तो भी ये कन्वर्ट होते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। अभी भी सेम है।
अगर ये बाहर आते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और अगर ये अंदर रहते हैं तभी भी ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, अभी भी सेम है। अगर ये बाहर आते हैं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और अगर ये अंदर रहते हैं तो ये भी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर साइटोसोल के अंदर प्रोसेस चलानी है तो यहां काम आता है एक यूटीपी, और यहां काम आता है एक एटीपी। यूटीपी बना लेता है यूडीपी ग्लूकोज, और एटीपी बना लेता है एडीपी ग्लूकोज। यूटीपी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज के अंदर, और एडीपी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च के अंदर। तो इस प्रकार स्टार्च क्लोरोप्लास्ट में बनती है और सुक्रोज है वो साइटोसोल में बनता है। आप ऐसे याद रखें, CH, स्टार्च की स्पेलिंग में CH आता है, क्लोरोप्लास्ट में भी CH आता है। ये बनता है क्लोरोप्लास्ट में, वो जो बचा हुआ है वो बनेगा सुक्रोज साइटोसोल के अंदर। बस हो गया अपना काम। अब लिखें, ड्यूरिंग डे टाइम सुक्रोज is transported from leaves to sink area, लीफ से निकाल के सिंक एरिया की तरफ भेज देंगे। while starch is accumulated, देखो दिन का समय है तो दिन के समय सुक्रोज भी बन रहा है, स्टार्च भी बन रहा है। सुक्रोज को तो भेज दो, स्टार्च को इकट्ठा करो। रात को सुक्रोज तो नहीं बनेगा, तो स्टार्च तोड़ के सुक्रोज बना के भेजना पड़ेगा, इसलिए दिन में स्टार्च एक्यूमुलेट होता है, याद रखना। नेक्स्ट लिखो, ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो CO2 फिक्सेशन। ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो CO2 फिक्सेशन, सो starch is broken down, and sucrose is formed. Starch is broken down and sucrose is formed, and then it is transported to different organs, तो दूसरे organs की तरफ भेजा जाता है। नेक्स्ट, ये जो स्टार्च बना है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट में थोड़ी देर ही रहता है, ये बाहर निकल आता है, तोड़ दिया जाता है। इसको कहते हैं ट्रांजिटरी स्टार्च। ट्रांजिटरी का मतलब थोड़ी सी देर के लिए। लिखो, स्टार्च स्टेज, स्टे करना, रुकना। स्टार्च स्टेज फॉर शॉर्ट टाइम इन क्लोरोप्लास्ट, hence it is known as transitory starch। तो इसको ट्रांजिटरी स्टार्च बोलेंगे। अब एक लास्ट चीज समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये क्लोरोप्लास्ट है, और नाइट का टाइम है, तो नाइट टाइम के अंदर क्या होगा कि जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को तोड़ा जाता है मैलेट के अंदर एंड ग्लूकोज के अंदर। मैलेट एंड ग्लूकोज, इस मैलेट को ट्रांसपोर्टर से बाहर बुलाते हैं और इस ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्टर से बाहर बुलाते हैं, ग्लूकोज को भी। फिर मैलेट एंड ग्लूकोज दोनों को एनी हाउ कन्वर्ट किया जाता है कुछ स्टेप्स में हेक्सोज फोस्फेट में। ग्लूकोज तो पहले से ही हेक्सोज फोस्फेट है, इस मैलेट को भी कन्वर्ट किया जाता है, और ये चल रहा है साइटोसोल के अंदर। फिर हेक्सोज फोस्फेट को भेजा जाता है सुक्रोज के अंदर, सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है, और ये सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवार्ड्स द सिंक एरिया। तो ये तो हो गई हमारे पास में केम साइकिल के बारे में। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन
नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा तब अपन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा बातें लिखेंगे, समझेंगे फोटोसिंथेसिस से रिगार्डिंग। और आपके अगर कोई डाउट्स हो फोटोसिंथेसिस से रिगार्डिंग तो आप वीडियो के कमेंट के अंदर बता दीजिए, फोटो खींच करके भेज दीजिए, अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसके ऊपर भेज दीजिए। तो मैं उन सबको कलेक्ट करके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से जितने भी रिलेटेड डाउट्स हैं या मुझे जो लगेगा कि ये क्वेश्चन बताना चाहिए, और जो कोई बहुत ही सिंपल है वो तो छोड़ देंगे, और जो बताने लायक होगा वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच।